हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल 31A को। आर्टिकल 31A इज एक्सेप्शनल टू द फंडामेंटल राइट एंड व्हाई इट इज एक्सेप्शनल टू द फंडामेंटल राइट्स, ये मैं आगे आपको लेक्चर में बताऊंगा। लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि लेक्चर के स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस नंबर पर फोन कर कर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, और ये है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम। आप यहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं आर्टिकल 31A का सब्जेक्ट मैटर क्या कहता है। आर्टिकल 31A का सब्जेक्ट मैटर कहता है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एटसेट्रा। मतलब क्या है, आर्टिकल 31A जो है वो 5 तरह के कानूनों को इम्यून करता है जुडिशियल रिव्यू से, या कह लीजिए उन 5 तरह के कानूनों को इस ग्राउंड के ऊपर कि वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का एब्रोगेशन है, कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं करा जा सकता। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, ठीक है, इसीलिए आर्टिकल 31A जो है वो एक्सेप्शनल टू द फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को एब्रोगेट करता है, इस ग्राउंड पर चैलेंज नहीं करा जा सकता। किन किन चीजों को? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर, इस तरह का कोई भी कानून जो कि सरकार को ये इजाजत देता है कि वो किसी की प्रॉपर्टी को हथिया सकती है, ठीक है, या एक्सटिंग्विश कर सकती है या फिर मॉडिफिकेशन कर सकती है, उसका उसके जो प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हथिया सकती है, उसके ऊपर जो अधिकार हैं उनको छीन सकती है और उनका मॉडिफिकेशन कर सकती है, या फिर वो किसी भी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले सकती है, या फिर वो 2 से ज्यादा कॉर्पोरेशंस को आपस में मिला सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, जनहित में वो 2 से ज्यादा कॉर्पोरेशंस को आपस में मिला सकती है, या फिर वो जो उस कॉर्पोरेशन का जो मैनेजमेंट करते हैं, जो भी उसके मैनेजिंग एजेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, ट्रेजरर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, जो भी कुछ हैं, उन सबके अधिकारों को भी सरकार कर्टेल कर सकती है। ऐसे कानून बना सकती है जो इन सारे अधिकारों को कर्टेल करते हों। द एक्सटिंग्विशमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट्स accruing by virtue of any agreement, lease or license for the purpose of searching for or winning any mineral or mineral oil or the premature termination or cancellation of any agreement, lease or license। इसका मतलब जो माइनिंग से जुड़ी हुई लीजेस हैं उनको भी कर्टेल करने के लिए, उनको भी उनका एग्रीमेंट भी बीच में समाप्त करने के लिए सरकार जो है वो कानून बना सकती है। और उन कानूनों को ये कहकर कि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का एब्रोगेशन है, हनन करते हैं, उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं करा जा सकता। ऐसा सरकार ने क्यों करा था? सरकार ने वेरियस टाइप ऑफ जो जमींदारी सिस्टम्स थे और जो लैंड जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था लोगों के बीच में, उस चीज को कर्टेल करने के लिए ये प्रोविजन ऐड करा गया था। अब मैं आपको बता देता हूं, इस चीज को ध्यान भी रखिएगा। आर्टिकल 31A जो है वो कब ऐड करा गया था? आर्टिकल 31A को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखिएगा कब, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड करा गया था, और ये रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। ध्यान रखिएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर का मतलब होता है जो बैक डेटेड लागू होती हैं चीजें। मतलब एक हुआ कि मान लीजिए आज की तारीख को, जैसे आज 10 अक्टूबर की तारीख है, तो आज की तारीख को एक्ट लागू हुआ और आज से ही उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो लागू होना है वो आज से ही लागू हो गया। लेकिन एक क्या है, मैं एक्ट तो लाया 10 तारीख में, लेकिन वो लागू होता है पिछली 1 तारीख से, 1 अक्टूबर से। मतलब कि 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर में जो भी एक्ट करे गए होंगे, जो भी काम करे गए होंगे, वो भी उस एक्ट की कैपेसिटी में आ जाएंगे, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है ये। तो आर्टिकल 31A जो था वो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर था। लेकिन ये जो 5 क्लॉज हमने दिए हैं, इन पर कानून बनाने की जो इजाजत है, इन पर जो कानून बनाने की परमिशन है, वो केवल और केवल पार्लियामेंट की है। एक बात, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इस इन सब के दायरे में नहीं आता है। जो हम ऊपर से बात कह रहे हैं ना कि कानून जो भी बनेगा उसके दायरे में स्टेट लेजिस्लेचर नहीं आता है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर को, यानी राज्य द्वारा बनाए हुए कानून को इस दायरे में आना है, तो उसके लिए जरूरी शर्त यह है कि उस कानून को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेजा जाए और प्रेसिडेंट उसे अपनी मंजूरी दे दें, तो ही वो कानून इस दायरे में आ सकता है। आर्टिकल 31A के दायरे में वो कानून आ सकता है। तो राज्य सरकारों द्वारा बनाया बनाया हुआ कानून आर्टिकल 31A के दायरे में तभी आएगा जब वो कानून प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट उसे अपनी मंजूरी दे देंगे। उसके बाद ये जो आर्टिकल है वो ये भी कहता है कि आपको कंपनसेशन देना होगा मार्केट वैल्यू पर। कब? अगर आप किसी ऐसी लैंड को एक्वायर कर रहे हैं
जो किसी बंदे की पर्सनल कल्टीवेशन कैपेसिटी में आती हो और वो लैंड जो है विद इन दी सीलिंग लिमिट्स हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी कानून के द्वारा ये लिमिट लगाई गई थी कि एक बंदा जो है वो 10 एकड़ तक की लैंड अपने पास रख सकता है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एक बंदा अपने पास 10 एकड़ तक की लैंड रख सकता है कल्टीवेशन के लिए। और उस व्यक्ति के पास मान लीजिए 8 एकड़ की लैंड है, एक पर्सन एक्स था, उसके पास 8 एकड़ की लैंड है, ठीक है। और सरकार इस लैंड को जब्त कर लेती है, इस लैंड को एक्वायर कर लेती है, या कह लीजिए रिक्विजिशन कर लेती है इस लैंड का। तो स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी थी? 10 एकड़ की। आदमी के पास कितनी थी? 8 एकड़, यानी लिमिट के अंदर थी, ठीक है। और सरकार उस लैंड को एक्वायर कर रही है, तो सरकार को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा विद इन दी लिमिट्स ऑफ मार्केट वैल्यू। मतलब जितनी उसकी मार्केट वैल्यू है उतना सरकार को कंपनसेशन देना पड़ेगा। सरकार यहाँ पर कंपनसेशन देने के लिए बाध्य होगी। तो ये तो रही क्लॉज 1 की बात। आगे बात करते हैं इसके क्लॉज 2 की। इसका जो क्लॉज 2 है उसका जो सब क्लॉज ए है, इट वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964। तो ये क्या कहता है? जो इसका क्लॉज 2 है वो डिफाइन करता है जो टर्म स्टेट है और जो राइट है। इसका मतलब क्या है? एक बार मैं आपको पिछली स्लाइड पर लेकर चलता हूँ, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने दो टर्म्स का जिक्र करा हुआ है, स्टेट ऑफ एनी स्टेट और ऑफ एनी राइट्स, ठीक है। तो इन जो दोनों टर्म्स का एक्सप्लेनेशन है वो क्लॉज 2 के अंदर दिया गया है। क्या दिया गया है? द एक्सप्रेशन स्टेट शेल इन रिलेशन to any local area have the same meaning as that expression or its local equivalent has in the existing law relating to the land tenures in force in that area and shall also include। मतलब क्या है? उस एरिया में जो भी जमीन से जुड़े हुए कानून और उनके जो भी समय सीमा तय करी गई है, उन कानूनों के दायरे में जो भी लैंड आता है, जो भी लोकल एरिया आता है, वो सब आर्टिकल 31 ए में जो स्टेट है उसकी डेफिनेशन में आएगा। उसके बाद किसी भी तरीके की जागीर, किसी भी तरीके का इनाम, किसी भी तरह की मुआफी और किसी भी तरीके की ग्रांट, यानी किसी भी तरीके से दान में जमीन दी गई थी, वो सब आर्टिकल 31 ए के दायरे में आएगी। इसका कुल मिलाकर मतलब ये हुआ, मान लीजिए किसी अंग्रेजी अफसर ने खुश होकर आपको, आपके किसी दादा परदादा को, उनके किसी बाप को, मतलब आपके पूर्वजों को मान लीजिए 100 एकड़ जमीन दान में दे दी थी किसी बात से खुश होके, ठीक है। तो अब वो जमीन जो है वो 31 ए के दायरे में आएगी, वो स्टेट के दायरे में आएगी। मतलब वो आपके पास अनचाही एक्स्ट्रा लैंड है, उसको सरकार कर्टेल कर सकती है, उसके ऊपर से आपके अधिकारों को छीना जा सकता है। दूसरा, स्टेट ऑफ केरला, सॉरी स्टेट ऑफ तमिलनाडु और केरला की बात होगी तो जन्मम, जन्म राइट से अगर कोई जमीन है तो वो भी आएगी, ठीक है, जन्मम। उसके बाद रॉयतवारी सेटलमेंट के अंडर कोई लैंड आती है वो भी आएगी। एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए पर्पस ऑफ एंशिलरी देयर टू वेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, लैंड फॉर पेस्चर, साइट्स ऑफ बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर्स ऑफ लैंड, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड विलेज आर्टिजन्स। जिस भी तरह की लैंड जो है वो सब इस दायरे में जो आएगी वो स्टेट की डेफिनेशन में होगी अंडर आर्टिकल 31 ए। पढ़ लीजिएगा सारी चीजें। द एक्सप्रेशन राइट्स इन रिलेशन टू एन स्टेट, ठीक है, जो पीछे हम राइट्स की बात कर रहे थे, किनके राइट और किस तरह के राइट्स, वो किसको इंक्लूड करेंगे? जो भी राइट्स वेस्टिंग इन अ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक, किसी भी लैंड का जो मालिक है वो। सब प्रोप्राइटर, अंडर प्रोप्राइटर, टेन्योर होल्डर, मतलब किसी पर्टिकुलर टेन्योर के लिए, मान लीजिए 5 साल के लिए मैंने आपको अपनी जमीन के ऊपर राइट्स दे दिए, ठीक है। रायत, अंडर रियायत और अदर इंटरमीडिएटरी एंड एनी राइट्स और प्रिविलेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू, या फिर लैंड रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में या लैंड रेवेन्यू के रेफरेंस में जिस भी तरह के अधिकार दिए गए होंगे वो सब आर्टिकल 31 ए की कैपेसिटी में आएंगे और सरकार उन अधिकारों को, उन जमीनों को जब्त कर सकती है, उनके ऊपर रोक लगा सकती है। तो आर्टिकल 31 ए में जानने के लिए बस इतना ही था। एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूं। आर्टिकल 31 ए 5 तरह के कानूनों को जुडिशियल रिव्यू से बचाता है। ये कहकर आप उन 5 तरह के कानूनों को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते कि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का एब्रोगेशन है। ध्यान रखिएगा, 5 तरह के कानून और 2 आर्टिकल्स का एब्रोगेशन, आर्टिकल 14 और 19। किसी और आर्टिकल का अगर हनन है, किसी और फंडामेंटल राइट का अगर हनन है, तो बिल्कुल आप उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज 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 डू सब्सक्राइब द चैनल।